नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। एक बार फिर से हम आपके बीच हाजिर हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके बीच में लाए हैं इंडियन इकोनॉमी के एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। तो देखो दोस्तों, लेक्चर नंबर 1 अगर जिसने भी नहीं देखा है तो जाकर के पहले लेक्चर नंबर 1 देख लो, तब आपको लेक्चर 2 समझ में आएगा। शुरू करते हैं भैया सीधे आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं एक डायग्राम के साथ। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा जो आपकी जीडीपी ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को शो करता है। देखो जी, आज़ादी से लेकर अब तक हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो लगातार इंक्रीज हुई है। हमने जब अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान किया था तो उसमें हमने अपनी एक अचीवमेंट रखी थी कि हम जीडीपी की ग्रोथ 2.1 लाएंगे, बट हमें अचीव जो हुआ वो 3.6% हमें मिला। आप डायग्राम में सीधा सीधा पहले 1951 से 56 के टाइम पीरियड में जीडीपी की ग्रोथ देख सकते हो, 3.6 है। उस टाइम पे हमारा जो एम्प्लॉयमेंट था ये था 0.39 की रफ्तार से हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही थी। बट धीरे धीरे देखो जीडीपी ग्रोथ बढ़ी, 4.2 पे पहुंचे हम। इसके साथ साथ हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुआ और काफी ऊंचाइयों पे पहुंचा 2.03। बट उससे उस टाइम पीरियड के बाद आप देख सकते हो इस डायग्राम में कि 2.8 से लेकर के हमारी जीडीपी की ग्रोथ 8.1 तक पहुंची है। बट उसके बावजूद हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो लगातार 2.03 से कम होती होती 0.98 से लेकर 0.2 तक भी पहुंच चुकी थी, आजादी से भी निचले स्तर तक। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि किस तरह से जीडीपी की ग्रोथ तो इंक्लाइन हो रही है, बट हमारी एम्प्लॉयमेंट की जो रफ्तार है वो लगातार डिक्लाइन हो रही है। यहाँ पे समझ आ रही है बात? तो इस चीज को क्या कहते हैं, मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है बट उसके बावजूद लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा। तो इसके क्या कारण हैं, यही टॉपिक आज हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा, जिसे हम नाम से जानते हैं जॉबलेस ग्रोथ। यहां पे आपको डेफिनेशन मिलेगी जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन इन विच देयर इज एन ओवरऑल एक्सेलरेशन। किस चीज का एक्सेलरेशन हो रहा है जी? इन द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, यानी हमारी जीडीपी लगातार बढ़ती जा रही है इन द इकोनॉमी विच इज नॉट अकम्पनीड बाय अ कमेंसुरेट एक्सपेंशन इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब कि उसके साथ साथ हमारा रोजगार नहीं बढ़ पा रहा है। बाकायदा ग्रोथ हो रही है बट रोजगार नहीं बढ़ पा रहा। इसको ही हम कहते हैं क्या? जॉबलेस ग्रोथ। तो ग्रोथ हो रही है, आपने डायग्राम में देखा, बट उसके बावजूद एम्प्लॉयमेंट लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है बच्चों टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की वजह से हमारी इकोनॉमी में हमने गुड्स एंड सर्विसेज तो ज्यादा प्रोड्यूस कर ली बट हम रोजगार नहीं दे पाए। तो ये चीज आपको पूरी समझनी है यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ में। क्लियर? सीधा आगे चलें, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ें। जॉबलेस ग्रोथ क्लियर है हमारा। अगला टॉपिक, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर किस टाइप का है। तो देखो जी, यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयमेंट के स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। एक है आपका फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा है इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर। आपको यहाँ पे डेफिनेशन देखने को मिलेगी, ऑल द पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड private establishment which employs 10 or more hired workers are called formal sector establishment। यानी जो 10 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, हायर करते हैं, उसे हम बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। इसके आप पहले स्टॉप पॉइंट को देखो तो भैया इसमें हम देखते हैं कि फॉर्मल वर्कर्स आर एंजॉय सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। अब देखो जी, 10 से ज्यादा लोगों को हायर किया हुआ है, उसने पूरा अपना एक ग्रुप बना दिया है, तो उस ग्रुप को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देने का काम करता है कौन? उनके मालिक। ठीक है जी। तो आपको इनफॉर्मल सेक्टर के कंपेयर में फायदे मिलते हैं किसमें? फॉर्मल सेक्टर में। तो आपसे यहीं से ही डिफरेंस पूछा जा सकता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस है। तो हम देखते हैं कि फॉर्मल सेक्टर में लोगों को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलती हैं और ये अर्न करते हैं मोर देन दोज इन द इनफॉर्मल सेक्टर, यानी जो इनफॉर्मल सेक्टर है उनसे ज्यादा भी ये पैसा कमाते हैं। क्लियर?
अगला देखेंगे हेडिंग इसकी, तो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स देम इन वेरियस वेज थ्रू लेबर लॉज, कई प्रकार के लेबर लॉज से इनको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड दे कैन फॉर्म द ट्रेड यूनियंस, आपने व्यापार संगठन का नाम सुना होगा, तो ये लोग क्या करते हैं, व्यापार करने के लिए अपना संगठन बना देते हैं, ट्रेड यूनियंस बना लेते हैं, जिससे इनको प्रोटेक्शन मिलता है। अब प्रोटेक्शन ना भी मिले तो ये उसके लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनका एक यूनियन होता है, ठीक है जी। किस लिए, टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट, ठीक है जी, अपने इंटरेस्ट के लिए वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, ट्रेड यूनियंस बना लेते हैं, ठीक है। अब बात करें कि कितने लोग हमारे देश में फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, तो ओनली 6% पीपल्स आर एम्प्लॉयड इन फॉर्मल सेक्टर, सिर्फ 6% लोगों को ही इसमें रोजगार मिल पाता है, बाकी के सारे लोग इनफॉर्मल सेक्टर में हैं। तो यही एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि हमारे देश में रोजगार सही ढंग से सृजित नहीं हो पाता, लोग बेरोजगार हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, और इनफॉर्मल सेक्टर में कई सारी कमियां होती हैं, उसको हम समझें तो इसका ही उल्टा कर दें बस। फॉर्मल सेक्टर का उल्टा करना है कि ऑल द पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट विच कैन नॉट एम्प्लॉय 10 और मोर हायर्ड वर्कर्स, 10 से ज्यादा वर्कर्स को हायर नहीं करते, या मोर देन 10 वर्कर्स को हायर नहीं करते, तो उससे हम क्या कहते हैं जी, इनफॉर्मल सेक्टर। अब फॉर्मल सेक्टर में लोगों को क्या मिल रहे थे, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल रहे थे, बट इनफॉर्मल सेक्टर में आपको कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, उनको समाज के तौर पे, सामाजिक तौर पे कोई सुरक्षा नहीं मिलती, कोई पेंशन, कोई पीएफ, ये सब चीजें नहीं मिलती उनको। तो फॉर्मल सेक्टर के कंपेयर में इनफॉर्मल सेक्टर में आपको कई सारे नुकसान घाटे होते हैं। आगे देखते हैं, गवर्नमेंट को वहां पे प्रोटेक्शन मिलता था, पूरा गवर्नमेंट से इनको प्रोटेक्शन मिलता था, बट इनफॉर्मल सेक्टर वालों को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता, कोई रूल्स रेगुलेशन इनके लिए नहीं होते। तो एक ये अच्छी बात भी होती है, बट एक बुरी बात भी होती है, इसको मैं आगे जब समझाऊंगा कि किस तरह से हम अपने देश में रोजगार को उत्पन्न कर सकते हैं, उसमें इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर का क्या रोल है, वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इनफॉर्मल सेक्टर के लिए अगर रूल्स रेगुलेशन नहीं है तो वो फायदा भी होता है, और फॉर्मल सेक्टर के लिए रूल्स रेगुलेशन है तो वो नुकसान भी होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 6% पीपल्स एम्प्लॉयड थे फॉर्मल सेक्टर में, बट यहाँ पे आपके 90 से ऊपर जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं, 90 से 94 के बीच में इनफॉर्मल सेक्टर में, ठीक है जी। तो ये पूरा आपका हो गया फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर। यहाँ से क्वेश्चन बनना भैया फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि यही पार्ट आप पहले भी पढ़ चुके हो आपके कैजुअल वर्कर्स और रेगुलर वर्कर्स में, उसमें भी यही आप थोड़ा डिफरेंस देख सकते हो, बट उसको फॉर्मल और इनफॉर्मल में बांटा जाता है कैसे, 10 और मोर हायर्ड वर्कर्स के तौर पे देखकर, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तो देखो जी, बेरोजगारी चैप्टर का नाम वैसे तो एम्प्लॉयमेंट था, बट जो मेजर हमारे लिए प्रॉब्लम है इकोनॉमी में वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो क्या होती है एक बेरोजगार की सिचुएशन, उसको समझे तो इसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच पीपल्स आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट बट डज नॉट या डू नॉट गेट वर्क, ठीक है जी। कोई भी इंसान एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, जो भी मार्केट में रेट चल रही है, फॉर एग्जांपल मेरे से पूछो कोई कि सर आप 10,000 में काम करना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा जी हाँ मैं काम करना चाहता हूं, बट उसके बावजूद भी मुझे काम ना मिल पाए, तो ये क्या कहलाता है, अनएम्प्लॉयमेंट। अब कुछ लोग तो देखो, आपने देखा होगा कि अपनी मर्जी से ही बेरोजगार होते हैं, कि भाई मान लो उसको सैलरी कम मिल रही है इसलिए वो बेरोजगार है, वो नहीं करना चाह रहा इस सैलरी पे काम, बट कुछ लोग तो उस सैलरी पे भी काम करना चाह रहे हैं कि हाँ भाई जितना तुम दोगे उतना मैं लूंगा, बट उसके बावजूद उनको काम नहीं मिल पाए, तो इससे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयड, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो भैया कितने प्रकार होते हैं बेरोजगारी के, इसको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है इसमें हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो देखो बच्चों, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ स्टेट इन विच मोर पीपल्स आर एंगेज्ड इन वर्क देन आर रियली नीडेड, मतलब जितने आपको चाहिए उससे ज्यादा लोग वहां पे काम पे लगे हो, तो उससे हम क्या कहते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली ये जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है हमें, ये एग्रीकल्चर में ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है भैया एग्रीकल्चर में, क्योंकि एग्रीकल्चर में खेत में भैया 2 जनों की जरूरत होती है, चले जाते हैं 5, टाइम पास करते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, काम बढ़ जाता है और काम जल्दी भी हो जाता है थोड़ा तो। लेकिन अगर वो लोग, मान लो ये एक फील्ड है हमारे पास, इस खेत पे 2 इंसान काम कर रहे हैं, तो वो खेत 100 टन प्रोड्यूस करता है, उसकी कैपेसिटी 100 टन की होगी, तो वो ज्यादा कहां से प्रोड्यूस करेगा। अब आप उसमें 2 बंदे लगाओ या 5 बंदे लगाओ, 3 बंदे तो एक्स्ट्रा फालतू कर रहे हैं ना,
उनके वहां पे काम करने से कुछ प्रोडक्शन में तो इंक्रीमेंट नहीं आएगा, तो वो 3 लोग कहीं और काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसे ही बोला जाता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हो, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल कह रहा है इफ 2 वर्कर्स आर नीडेड ऑन अ पीस ऑफ लैंड एंड 5 वर्कर्स आर एंगेज ऑन द सेम जॉब, मतलब उसी काम पे ज्यादा लोग लग रखे हो, तो देन 3 वर्कर्स आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, 3 वर्कर आपको वहां पे सीधे सीधे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड दिख जाएंगे। इट इज द मोस्ट प्रीडोमिनेंट फॉर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, मतलब इंडिया जैसी कंट्री के लिए ये बहुत प्रीडोमिनेंट अनएम्प्लॉयमेंट की फॉर्म है एक तरह से, कि एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार जो मिलते हैं वो डिसगाइज मिलते हैं। हम भी जब गांव देहात में जाते हैं भैया अपने, तो क्या करते हैं जी, वहां पे जाकर के ऐसी टाइम पास, अब काम तो बढ़ जाता है, थोड़ा थोड़ा हम भी काम करते हैं, बट हमारे वहाँ काम करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका तब भी उतना प्रोड्यूस होना था, जब हम एक्स्ट्रा गए तब भी उतना ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है जी, कह रहा है इन द लेट 1950s अबाउट 1/3 ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स इन इंडिया वर डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड, मतलब 1/3 जो लोग हैं, हमने देखा था आजादी के समय 75% लोग रोजगार पाते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो 1/3 का मतलब लगभग भैया आपके जो 25% लोग हैं वहां से वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयड थे, वो काम सिर्फ दिखावे के लिए करते थे, उनका एक्चुअल में काम वहां पे कुछ भी नहीं होता था। ठीक है जी, तो सबसे पहला हमारा होता है आपका डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो भैया अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स एट अ सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो जी, वैसे तो जब से कोरोना आया है तब से लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट सीजनली बना दिया है इसने, क्योंकि जिस जिस सीजन में कोरोना आ जाता है उसमें हम बेरोजगार हो जाते हैं, समझ रहे हो बात को। तो लेकिन ये पहले ज्यादातर देखा जाता था एग्रीकल्चर में। आपने देखा होगा कि हमारे देश में एग्रीकल्चर के पैटर्न्स होते हैं, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप्स, तो ये हम बेसिकली एग्रीकल्चर करते हैं। तो जब भी हम 2 फसलों के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, या एक फसल को लगाने के बाद जब तक उसकी कटाई नहीं होती तब तक का जो टाइम है वो एक किसान के लिए खाली रहता है, और उस बीच वो पूरी तरह से बेरोजगार हो जाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स एट अ सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो मतलब एक सीजन में अगर आप बेरोजगार होते हो तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। इन इंडिया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रीडोमिनेटली एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर, मतलब पूरी तरह से किसके साथ एसोसिएट है, एग्रीकल्चर में, क्योंकि इंडस्ट्रीज में ऐसे सीजन में काम नहीं होता, सर्विस सेक्टर में भी सीजन में काम नहीं होता, ये बेरोजगारी देखने को मिलती है आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है जी, कह रहा है इन एग्रीकल्चर वर्क इज सीजनल एंड देयर आर नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द विलेज फॉर ऑल द मंथ इन द ईयर्स, मतलब सारे महीनों में आपको काम नहीं मिलता। सो व्हेन देयर इज नो वर्क ऑन द फार्म मेन गो टू दी अर्बन एरियाज, मतलब अर्बन एरियाज में चले जाते हैं, किसकी तलाश में, जॉब्स की तलाश में। अब जॉब भाई कैसे रहेगा कोई इंसान इतने टाइम तक बेरोजगार, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, शहरों में चले जाते हैं। हमारे गांव में खुद जब धान की खेती होती थी हमारे गांव में, तो लोग यहाँ से जॉब छोड़ के चले जाते थे गांव में, और जैसे धान की खेती खत्म होती थी वापस शहरों में आ जाते थे। तो ये चीजें आपको बेसिकली आराम से देखने को मिलती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट हमने खत्म कर ली है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। चलते हैं तीसरे अनएम्प्लॉयमेंट पे, जिसका नाम है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी खुले तौर पे दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ये बंदा बेरोजगार है। भैया क्या है ये बंदा, बेरोजगार। तो भैया इसकी बेरोजगारी को दूर कैसे करें उसके उपाय भी बताएंगे आपको, बट सबसे पहले समझते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो कहता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक फिनोमिना इन विच पर्सन्स आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, मतलब जो भी रेट चल रहा है उस पर वो काम करने को तैयार है, बट उसके बावजूद फेल टू गेट वर्क, मतलब वो उसके बावजूद उसको रोजगार नहीं मिल पाता कि भैया मैं हूं, हाँ जी सर जी मैं काम कर लूंगा, जो रेट चल रहा है उस पर काम कर लिया जाएगा, बट उसके बावजूद मेरे को काम ना मिले तो मैं क्या कहलाऊंगा, ओपन अनएम्प्लॉयड। मतलब डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में तो एक बार को वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है, छिपा हुआ है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में भी वो साल में कुछ काम कर रहा है, बट ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में साफ साफ दिख रहा है कि ये बंदा क्या है, बेरोजगार है। तो भैया ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन जब आप चाहते हो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना, बट उसके बावजूद हमें काम ना मिल पाए, तो ओपन अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत, यहां तक की पूरी कहानी समझ आती है हम सबको। बढ़े आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉजेस ऑफ
अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के क्या कारण हैं। तो भैया बेरोजगारी के कारणों को सबसे पहले समझेंगे पहले कारण से, क्योंकि जो देश गुजर रहा है हमारे इस पूरे टाइम पीरियड में, मैंने आपको एक ग्राफ भी दिखाया था वीडियो की स्टार्टिंग में, वहां पे भी हमने देखा कि किस तरह से हमारी जीडीपी की ग्रोथ बढ़ी, बट वो भी जिस रफ्तार से बढ़नी चाहिए थी एक अंडर डेवलप कंट्री में, तो जितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो सके उतना उस कंट्री के लिए फायदा होता है। बट जो हमारे देश की इकोनॉमी की ग्रोथ थी, सबसे पहला पॉइंट आपको दिखेगा स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जो आर्थिक समृद्धि थी हमारी उसकी रफ्तार बहुत धीमी थी। जिस रफ्तार से हमें बढ़ना चाहिए था उस रफ्तार से हम नहीं बढ़ पाए। तो भैया स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को हम एक्सप्लेन करते हैं द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑलवेज लाइज फार बिलो द रेट टारगेटेड इन द 5 ईयर प्लान। देखो जी, सिर्फ पहला 5 ईयर प्लान था जिसमें हमें जरूरत से ज्यादा मिला, जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा मिला, बट उसके बावजूद उसके बाद की जितनी हमने प्लानिंग करी उनमें हमें वो अचीवमेंट नहीं मिली जो सिर्फ पहले में मिली थी। पहले में हमने टारगेट रखा था 2.1 का, उसके बाद हमारा टारगेट क्या हुआ भैया 3.6 रखा था, वो भी नहीं मिल पाया। 4.5 रखा, वो भी नहीं मिल पाया। धीरे धीरे हमारी जो टारगेट है वो हमें अचीव नहीं हुए। तो कह रहा है एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑलवेज लाइज फार बिलो द रेट टारगेटेड इन द 5 डिकेड्स ऑफ प्लानिंग। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड अंडर द प्लान्स कुड नॉट कीप पेस विद द एडिशन टू द लेबर फोर्स। मतलब हमने जो टारगेट रखे हुए थे कि भैया हम लेबर फोर्स को बढ़ाएंगे, लेकिन वो सब चीजें पॉसिबल नहीं हो पाई क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाई। ठीक है जी, तो सबसे बड़ा कारण जो था हमारा स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। देखो जी, ये तो भारत का दुर्भाग्य है कि भैया हमको पता होने के बावजूद हम इस पे कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट आपको देखने को मिलेगा भैया। हमारे देश में आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी बड़ी आबादी के लिए रोजगार कहां से लाएं भाई। आप सरकारों को कोस रहे हो, सब एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, बट कोई खुद को नहीं देख रहा कि भैया हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा खुद पे। समझ रहे बात को। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या आप 10 कर दोगे तो फिर भैया कहाँ से होगा काम, बहुत दिक्कत है ना। 10 को कहाँ से रोजगार देगी सरकार। तो भैया पॉलिसी वैसे तो है बच्चे 2 ही अच्छे, बट हमारे हिसाब से तो बच्चा 1 ही अच्छा, और ना भी हो तो भी अच्छा, अपनी जिंदगी जियो, मौज में रहो। ठीक है भाई। द रैपिड रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज बीन अनदर कॉज ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। मतलब देश में बेरोजगारी का एक और कारण है क्या, जनसंख्या विस्फोट। इट हैज नॉट बीन पॉसिबल टू जनरेट सो मेनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू एब्जॉर्ब द लार्ज ग्रोइंग लेबर फोर्स। मतलब हम इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट ही नहीं कर सकते। जिस हिसाब से आप लेबर बढ़ा रहे हो उस हिसाब से जॉब जनरेट नहीं हो सकती। भैया आप कुछ कर लो, हमें खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप हमारी जो गरीब ये अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है ना वो दूर हो जाएगी। बट वही है ना, रहा नहीं जाता। ठीक है भाई। तीसरे पॉइंट पे हम पढ़ते हैं डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम। तो देखो जी, वैसे तो ये पॉइंट डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम था ही, बट आज कोरोना ने इसको और ज्यादा डिफेक्टिव बना दिया है। हमारे देश में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता आपको, कोई वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं है, कोई टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है कि भैया हम 12th पास करने वाले हैं इस साल, तो 12th पास करके आप बताओ, अपने से पूछो कि तेरे को क्या आता है। सिर्फ पढ़ाई, थोड़े बहुत पढ़ाई आती है हमें। अगर मेरे से कोई कुछ काम बोल दे कि हाँ भाई तू मान लो पढ़ाई के मामले में कोई बच्चा कमजोर है, क्या करेगा, उसको कुछ नहीं पता। हमारे अंदर कुछ ऐसी टेक्निकल चीज ही नहीं डेवलप की जाती। हमें बस सिखाया गया कि भाई पढ़ लो, क्या करोगे पढ़ के, वो आगे देख लेंगे। अभी तक कुछ बच्चों ने अपना एम तक नहीं डिसाइड किया होगा, बस चल रही है जो जिंदगी चल रही है, कोरोना काल में कट रहा है जो कट रहा है, कटने दो। बट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत डिफेक्टिव है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जैसे इस बार जो मोदी जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करने की जो कही थी, उस पॉलिसी में कहीं सुनने में आया था कि भैया 12th पास करते करते आपके अंदर एक टेक्निकल स्किल डेवलप किया जाएगा, चाहे आपको एक इलेक्ट्रिशियन बना दिया जाए, चाहे आपको एक वेल्डिंग करने वाला ही क्यों ना बनाया जाए, आपके अंदर कुछ ना कुछ एक टेक्निकल स्किल डेवलप की जाएगी। अब इंसान एक टेक्निकल स्किल अंदर रहेगी तो कभी भूखा नहीं मरेगा। हर आज के टाइम में वही है भैया कि या तो आप बहुत पढ़ने में होशियार हो या आपके अंदर कोई अपना स्पेशल टैलेंट है, उससे इंसान आज के टाइम पे खा सकता है। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपके अंदर कोई अपना स्किल है तो आप उससे भी कमा सकते हो। तो कह रहा है द प्रिवेलिंग एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज फुल ऑफ डिफेक्ट्स। हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह डिफेक्ट से भरा पड़ा है। एज इट फॉल्स टू मेक एनी प्रोविजंस फॉर
इम्पार्टिंग टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, मतलब हमारे देश में कोई टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन नहीं है। कह रहा है एज अ रिजल्ट एजुकेटेड पीपल्स आर अनेबल टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फर्म, मतलब फर्म कुछ मांग रही है, हमें कुछ नहीं आता। अब देखो जब हम 12th पास करते हैं ना भैया, तो हमें पूछते हैं हाँ भाई क्या आता है तुम्हें, हम बोलते हैं जी हाँ हमने 12वीं पास कर लिए, हमने ग्रेजुएशन कर ली। तो भाई 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन करना, BA BCom करना, सेम वही बात है कि नशा कर लिया आपने, एक सुट्टा और मार लो उसमें तो नशा डबल हो जाएगा, आएगा क्या, कुछ नहीं हाथ। समझ रहे हो बात को? जाकर के वहां पर पूछी जाती है जॉब में हमें, हाँ भाई आपको टैली आती है, आपकी टाइपिंग स्पीड है, ये सब कुछ दूर दूर तक हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। समझ रहे बात को? तो डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, बहुत ज्यादा डिफेक्टिव है। चौथा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, स्लो ग्रोथ इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ है वो काफी स्लो है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड लैक ऑफ मॉडर्न एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, मतलब हमारे पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है ऐसी जिससे हम अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को क्या कर सकें, बूस्ट कर सकें। इंडस्ट्रियल सेक्टर कुड नॉट गेन इट्स मोमेंटम एंड कुड नॉट जनरेट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट। समझ रहे बात को? अब आपके पास मोमेंटम नहीं होगा, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो आप किस तरह से इकोनॉमी में रोजगार जनरेट कर पाओगे? तो भैया ऐसी अपॉर्चुनिटीज एक कंट्री में नहीं डेवलप की जा सकती अगर आपकी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ क्या है, स्लो है। तो ठीक है, 5वां पॉइंट बढ़े आगे, इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, हमारी इकोनॉमी में प्लानिंग ही नहीं कर पाए हम। वैसे तो हमने कई सारी प्लानिंग करी बट वो सक्सेसफुल नहीं होती थी। तो लो प्रायोरिटी हैज बीन गिवन टू एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव इन द प्लान्स, मतलब हमारे प्लान्स के लिए हमने ज़्यादा सोचा नहीं, ज़्यादा विचार नहीं किया। एक मनरेगा ले आए तो भैया वही चली जा रही है। क्या मनरेगा में 365 दिन में से 100 दिन काम देंगे, बाकी ये 265 दिन जाओ भाड़ में, है कि नहीं? तो भाई ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। तो प्लानिंग भी कैसे कैसे कर रहे थे, 365 दिन में 100 दिन काम देंगे और उसके बाद वो भी नहीं दे पाए तो तुम्हें रोजगार भत्ता देंगे। तो मतलब सरकार हमें समझती है बहुत बड़ा, समझ जाओ। ठीक है भाई। डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगे, डिक्लाइन होनी शुरू हुई। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कब रिकमेंड की थी, आपको फर्स्ट टर्म में ही पढ़ाया था भैया, 1955 में कार्वी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहिए, इससे हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ज्यादातर यूज होता है लेबर फोर्स यूज होगा तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। बट हमने 90s के बाद जो लिबरलाइजेशन किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से प्रोटेक्शन हटा दिया, यानी जो चीज अभी तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होती थी अब वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में भी प्रोड्यूस हो सकती थी। तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री को कैसे कम्पीट करेगी भैया, एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो इस वजह से भाई हमें अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन देखने को मिला और कहीं ना कहीं वो हमारा रोजगार खत्म कर गया। ठीक है भाई। नंबर ऑफ ट्रेडिशनल विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स, मतलब ओवर द ईयर्स में हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो डिक्लाइन होती गई। ठीक है भाई। ड्यू टू द चेंज इन द डिमांड प्रेफरेंस एंड इमर्जेंस ऑफ मोर एफिशिएंट मॉडर्न इंडस्ट्रीज, तो मैंने आपको बता दिया भाई डिमांड पैटर्न भी चेंज होने लग गया था और मॉडर्न इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, तो उन इंडस्ट्रीज के साथ कंपटीशन करना भैया अपने बस की बात नहीं थी, ये उन्होंने साफ साफ बता दिया। ठीक है। तो भाई यहां तक की आपकी पूरी कहानी क्लियर है कि बेरोजगारी के क्या कारण है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भैया कि इस बेरोजगारी से बचने के लिए क्या उपाय हैं, सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, और उसके साथ हम देखेंगे कि आज जो कोविड वाली सिचुएशन है उन सब से हम कैसे बचें। तो भैया नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। इस वीडियो को भैया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपको एक छोटा सा काम करना है भैया कि जितना ज़्यादा आपके दोस्त हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाए भाई, तो उससे क्या होगा, आपको तो मदद मिल ही रही है, उन लोगों तक भी ये मदद पहुंच पाएगी। तो दोस्तों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।